लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस बार 62.37% मतदान के साथ जनता का उत्साह कुछ कम दिखाई दिया है। कई ऐसी सीटें सामने आई हैं जहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली हैं। अब तमाम दावे अपनी जगह हैं और सभी पार्टियों का जीत के लिए आश्वस्त रहना भी जगजाहिर है। लेकिन अगर पिछले चुनावों की वोटिंग प्रतिशत को समझने की कोशिश की जाए तो पहले चरण में कौन पार्टी सबसे आगे है, इसकी एक झलक आपको जरूर देखने को मिल सकती है। आइए डालते हैं एक नजर पहले चरण के मतदान के बाद कौन है सबसे आगे, इंडिया वाले या फिर बीजेपी वाले। वोटिंग पैटर्न से समझिए विस्तार से, क्योंकि सत्ता के रास्ते यहीं से शुरू होते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सदैव से ही सत्ता का रास्ता भी तय करता है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग देखने को मिली और यहां की 6 सीटें हाई प्रोफाइल मानी जा सकती हैं। उन सीटों पर बड़े चेहरों के बीच लड़ाई है। बता दें कि कैराना में इस बार बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौधरी ताल ठोक रहे हैं, वहीं सपा की इकरा हसन यहां प्रत्याशी हैं और बसपा के श्रीकांत राणा भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के चुनाव में कैराना में कम वोटिंग देखने को मिली। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार यहां वोटिंग प्रतिशत 61.17% रहा, जबकि कैराना सीट का ट्रेंड यह बताता है कि जब 2014 लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, वो परिवर्तन का वोट माना गया था। उस चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसे कुछ ऐसे समझिए कि 2009 में कैराना में 56.59% वोट देखने को मिली थी, तब बसपा ने वहां जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 के चुनाव में यह आंकड़ा 73.08% चला गया, यानी कि 17% के करीब वोटिंग में इजाफा देखने को मिला था। उस बड़े उछाल ने ही कैराना की सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा गिरा, आंकड़ा 67.41% दर्ज किया गया। अब क्योंकि 2019 चुनाव में वोट प्रतिशत में गिरावट 2014 जैसी नहीं थी, ऐसे में कैराना की सीट बीजेपी के ही खाते में रही और वहां कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस बार कैराना में 61.17% मतदान हुआ है, यानी कि पिछली बार के मुकाबले फिर 6% वोटों में गिरावट हुई है। अगर इस तरह से देखा जाए तो इस बार कैराना सीट पर भी खेल हो सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर काफी कम वोटिंग हुई तब भी परिवर्तन के संकेत, काफी ज्यादा वोटिंग हुई तब भी बदलाव की बहार देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहां पर इस बार 59.29% वोट पड़ा है। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर संजीव बलियान को उतारा है, वहीं सपा ने हरेंद्र मलिक और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को मौका दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि मुजफ्फरनगर में 2009 के चुनाव में 54.44% वोट पड़े थे, वहीं 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 69.74 पहुंच गया, यानी कि एक तरह से 15% का बड़ा और निर्णायक इजाफा देखने को मिला था। वो वोट परिवर्तन के लिए पड़ा था और बीजेपी के संजीव बलियान ने जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में वोटिंग 68.20% दर्ज हुई, जो 2014 की तुलना में ज्यादा कम नहीं थी, यानी कि ना परिवर्तन की लहर थी ना ही कोई बड़ी नाराजगी। इस वजह से 2019 में एक बार फिर बीजेपी के संजीव बलियान ने वहां से जीत दर्ज की। अब अगर इस बार के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर सीट पर 59.29% वोट पड़े हैं, यानी कि यहां भी 9% के करीब वोटिंग में गिरावट देखने को मिली है। इस समय ये कम हुई वोटिंग ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। जानकार सवाल उठा रहे हैं कि कहीं अति विश्वास की वजह से बीजेपी के वोटर कम संख्या में तो बाहर नहीं निकले। अब पुख्ता रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड बताता है कि ज्यादा कम वोटिंग होने पर सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी की ही सहारनपुर सीट की यदि बात करें तो इस बार यहां पे 65.95% मतदान हुआ है। बीजेपी ने इस सीट पर फिर राघव लखनपाल को मौका दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को उतारा है और बसपा की तरफ से माजिद अली खड़े हैं। इस सीट पर 2009 में 63.25%
वोट पड़े थे तब बीजेपी के राघव लखनपाल जीत गए थे। फिर मोदी लहर के दौरान 11% का उछाल देखने को मिला, लेकिन नतीजा वही रहा, राघव की ही जीत हुई। 2019 की बात करें तो 70% मतदान रहा, लेकिन जीत फिर बीजेपी के हाथ में ही रही। यानी कि सहारनपुर एक ऐसी सीट रही है जहां पिछले 15 सालों में एक ट्रेंड बरकरार है, ज्यादा वोट हो या कम वोट प्रतिशत हो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं बात करें रामपुर सीट की, तो रामपुर सीट पर यहां इस बार 54.77% मतदान हुआ है। इसे ऐसे ही समझ सकते हैं पिछली बार की तुलना में 9% वोट कम पड़ा है। 2014 में जब बीजेपी ने यह सीट सपा से छीनी थी, तब रामपुर में 2009 की तुलना में 7% ज्यादा वोट पड़ा था। यानी कि वोट बढ़ने से बीजेपी को फायदा होता दिख जाता है, लेकिन रामपुर में यह प्रतिशत इस बार घट गया है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी से रामपुर सीट सपा जो है पुनः छीन लेगी? बता दें कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां कम वोटिंग हुई है। आखिर क्या है मायने? भाजपा के लिए एक बड़ा चिंता का सबब यह भी बन सकता है कि वो जहां जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है वहां इस बार जनता में कम उत्साह देखने को मिला है। बिहार में इस बार सिर्फ 47% के करीब मतदान हुआ है, जो पिछली बार 53% था। इस तरह मध्य प्रदेश में पिछली बार 75% मतदान देखा गया, जो इस बार घटकर 63% रह गया है। अगर राजस्थान पर गौर करें तो वहां ऐसा देखा गया है कि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता है। बात अगर पिछले 5 लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो राजस्थान में 2 बार ऐसा देखने को मिला है जब वोटिंग कम होने से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। इस बार राजस्थान की 12 सीटों पर 57.87% मतदान हुआ है, जबकि पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 63.71% था। एक बड़ा पहलू यह भी है कि 1999 में राजस्थान में 53.34% मतदान हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 2004 के चुनाव में वो घटकर 49.6% रह गया। उसका फायदा कांग्रेस को पहुंचा था। इसी तरह 2009 में फिर वोटिंग में कुछ कमी हुई और आंकड़ा 48.44% पहुंच गया और फिर कांग्रेस ने ही बाजी मारी। लेकिन 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत में बड़ा जंप देखने को मिला और बीजेपी ने सारी 25 सीटें जीत ली। फिर 2019 में एक और बड़ा जंप आया और बीजेपी ने फिर सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार खेल पलट गया है। राजस्थान में सिर्फ 57.87% मतदान हुआ है, जो कांग्रेस के लिए बेहतर उम्मीद जगा रहा है। वैसे अगर इस बार के वोटिंग प्रतिशत से एक बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश करें तो यहां भी एनडीए खेमे के लिए अच्छी खबर नहीं निकलती है। पिछले 12 लोकसभा चुनावों के नतीजों का यदि अध्ययन करें तो पता चलता है कि 5 बार वोट प्रतिशत गिरा था और उसका सीधा फायदा विपक्षी पार्टियों को हुआ और केंद्र में सत्ता बदल गई। इसकी शुरुआत 1980 में हो गई थी, जब वोटिंग प्रतिशत कम होने के बाद जनता पार्टी हार गई और इंदिरा गांधी ने फिर सरकार बनाई। वर्ष 1989 में भी वोट प्रतिशत गिरा और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी, तब बीपी सिंह पीएम बन गए। वर्ष 1991 में फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जिसका फायदा कांग्रेस को ही मिला। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत तो यह माना जा रहा है कि वर्ष 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत गिर गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी का साइनिंग इंडिया कैंपेन धरा का धरा रह गया और कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब इस बार 2024 में फिर ज्यादातर बड़े राज्यों में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है, तो सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है इस चुनाव में हार का दंश झेल सकती है? आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।